के इस एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं तनसुख पालीवाल। लिंकिंग लॉस अनअकैडमी के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी को एक और नई लीगल बात से अपडेट कराने के लिए आपके बीच में आज का इस सेशन लेकर आया हूं। जैसा कि आप थंबनेल पर देख पा रहे हैं, एडवोकेट कांट प्रैक्टिस बिफोर ट्रिब्यूनल, ये क्वेश्चन मार्क जो है लगाया गया है एक कानून, एक एक्ट के द्वारा, और उससे रिजॉल्व किया गया है। उसको भी एक एक्ट ने ही रिजॉल्व किया है। एक एडवोकेट जो होता है, एलएलबी जब आप कंप्लीट कर लेते हो तब आपके पास में कई सारी चॉइस होती है, जिसमें से एक सबसे अहम चॉइस होती है एडवोकेट बनकर प्रैक्टिस करने की। अब सोचो, अगर आपकी प्रैक्टिस को लिमिटेड कर दिया जाए, लिमिट कर दी जाए उसके ऊपर कि आप सिर्फ जो है इन कोर्ट ऑफ जस्टिस में ही प्रैक्टिस कर सकते हो, जो दूसरे रेवेन्यू कोर्ट्स हैं या फिर जो दूसरे ट्रिब्यूनल्स वगैरह हैं, जहां पर ऐसी अथॉरिटी जो एविडेंस लेने का काम भी करती हैं, उनके सामने अगर आप प्रैक्टिस नहीं कर पाओगे तो कहीं ना कहीं आपके करियर का जो अपॉर्चुनिटी है वो कम हो जाएगा एडवोकेसी के प्रोफेशन में। यस और नो? यस, बिल्कुल। तो आज ऐसा ही एक मुद्दा, एक ऐसा ही केस आपके सामने मैं लेकर आया हूं, जहां पर कुछ कहानी जो है ना वो इसी तरीके से चली थी। अब उस कहानी के क्या क्या पार्ट थे, किस तरीके से उसमें चेंजेज आए, उन सारी बातों को हमें क्या करना है, ऑब्जर्व करना है। खासकर आज का स्पेशल सेशन, अगर आप एलएलबी करने वाले स्टूडेंट हैं, अगर आप एक एडवोकेट हैं, या फिर आप लीगल फैटर्निटी से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जुड़े हुए हैं, तो ये बहुत मायने रखने वाला है। और अब हमें ये डिसाइड करना है कि इस सेशन से हम क्या चीज़ सीखते हैं और क्या चीज़ दूसरों को सिखाने का काम भी करते हैं। तो चलिए शुरू करता हूं मैं। देखिए, हमारे देश के अंदर बुजुर्गों को लेकर ऐसे लोग जो डिपेंडेंट होते हैं, उनके लिए हर समय से पर अलग अलग कानून बनते आए हैं। यहाँ तक कि हमारी जो दंड प्रक्रिया संहिता, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है, उसके अंदर भी सेक्शन 125 को देखेंगे तो उसमें वाइफ और बच्चों के साथ साथ में जो डिपेंडेंट पेरेंट्स हैं उनकी देखभाल के लिए भी अलग से प्रोविजन जो है किया गया है। लेकिन मेंटेनेंस का जो कानून है ना, मेंटेनेंस का कानून अपने आप में कई नई नई चीज़ों को लेकर भी जुड़ा हुआ है। अलग अलग तरह के प्रोविजन, जैसे हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट वहाँ पर अलग वर्क करता है। तो ऐसा का ऐसा एक स्पेशल कानून बना था 2007 के अंदर, और उस कानून की छवि आप इस इमेज में देख सकते हैं कि किस तरीके से बुजुर्ग व्यक्ति जो हैं, सीनियर सिटीजन जो हैं, उनके वेलफेयर के लिए, पेरेंट्स के लिए। एक्ट का नाम था द मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एक्ट एंड सीनियर सिटीजन एक्ट 2007, 2007 का ये कानून, जिसने पेरेंट्स के लिए और जो सीनियर सिटीजन है उनके मेंटेनेंस और उनके कल्याण के लिए, उनके वेलफेयर के लिए अलग अलग तरह के प्रोविजन को है जो डेवलप किया था। अब ये कानून जो है, ऑब्वियस सी बात है, ये कैसा है, ये एक तरह का वेलफेयर लेजिस्लेशन है। हमारे देश में अलग अलग तरह के कानून बनते हैं। कुछ कानून इनेबलिंग होते हैं, कुछ कानून डिसेबलिंग होते हैं, कुछ कानून टैक्सेशन के संबंध में होते हैं। ये जो कानून था, ये कानून था कैसा, वेलफेयर लेजिस्लेशन, ओके, कल्याणकारी कानून जिसको कहा जाएगा। बाकायदा जिस तरीके से दूसरे कानून बनते हैं, इस कानून को भी क्या किया गया था, ऑफिशियल गजट नोटिफिकेशन के अंदर जो है पब्लिश किया गया था। और वो ऑफिशियल गजट नोटिफिकेशन मैं आपको जरूर दिखाना चाहूंगा। देखिए, 2007 की ये गजट नोटिफिकेशन मैं आज आपको इसलिए भी दिखा रहा हूं क्योंकि आज की इस कहानी के अंदर दो ऑफिशियल गजट नोटिफिकेशन के अंदर दो अलग अलग कॉन्ट्राडिक्टरी बातें आई हैं, उनको आपके सामने रखने का प्रयास करने वाला हूं। ध्यान से देखना, 2007 का ये हमारा मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस की ओर से जो गजट जारी किया गया था, उसके अंदर इस कानून को इनेक्ट किया गया, द मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन एक्ट 2007। ठीक है, ओके। इस कानून को जब इनेक्ट किया गया तो इसके अंदर एक सेक्शन थी, धारा थी। कानून जो है वो धाराओं के अंदर विभाजित होता है, हम सभी लोग जानते हैं। तो उसके अंदर एक सेक्शन था, सेक्शन 17, सेक्शन 17। और इसने जो बात लिखी ना, वो शायद लीगल फैटर्निटी के मेंबर को अच्छी नहीं लगने वाली है, लेकिन फिर भी क्या लिखा है जरा पढ़ते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि द राइट टू लीगल रिप्रेजेंटेशन, मतलब लीगली किसी को रिप्रेजेंट करना, नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन एनी लॉ, किसी भी कानून में कुछ भी लिखा हुआ हो उसको नजरअंदाज करते हुए, नो पार्टी टू अ प्रोसीडिंग बिफोर अ ट्रिब्यूनल और अपीलेंट ट्रिब्यूनल, जो किसी अधिकरण या अपीलेंट अधिकरण, ट्रिब्यूनल और अपीलेंट ट्रिब्यूनल के सामने पेश हो रही है, उसको रिप्रेजेंट नहीं किया जाएगा लीगल प्रैक्टिशनर के द्वारा।
लीगल प्रैक्टिशनर के द्वारा वो खुद को प्रेजेंट नहीं कर सकती। अब जहां तो एक तरफ कहा जाता है कि जब कानून का सहारा लेना है, जब न्याय लेना है, तो आपको एक लीगल पर्सन की आवश्यकता होती है, और वहीं पर दूसरा एक ऐसा कानून बनाया गया जो कहता है कि आप लीगल प्रैक्टिशनर का रिप्रेजेंटेशन नहीं ले सकते। मतलब क्लियर कट शब्दों में उन्होंने मना किया है। क्लियर कट शब्दों में देखा जाए तो इस कानून ने शैल भी, क्या लिखा है, शैल भी, कर नहीं सकते आप। एक तो होता है डिस्क्रिप्शन रखा हो कि भाई पार्टी अगर खुद को रिप्रेजेंट करना चाहे तो बिना लीगल प्रैक्टिशनर के भी कर सकती है, तो वो तो चलो डिस्क्रिप्शन है कि किसी व्यक्ति की इच्छा हो तो एडवोकेट के जरिए खुद को रिप्रेजेंट करे, किसी की नहीं हो तो नहीं करे। लेकिन यहाँ तो टर्म्स, यहाँ पर जो लैंग्वेज है वो तो क्लियर कट में कहती है कि नो, ऐसा कर ही नहीं सकते। अब ये बात जो है ना शायद हजम नहीं हुई। ये पहली बार ऐसा, जो आज मैं आपको केस बता रहा हूं ना, ये केस भले ही हाई कोर्ट का, ये जो लीगल बात है इसका ओरिजिन भले ही हाई कोर्ट के जजमेंट से हुआ हो, लेकिन ये अपने आप में इतना सटीक बात है कि पूरे देश में किसी भी राज्य के अंदर कोई भी ऐसा कानून बनेगा जो ये कहता है कि एडवोकेट यहां पर कोर्ट के सामने, ट्रिब्यूनल के सामने प्रैक्टिस नहीं कर सकता, तो वो कानून चैलेंज होगा। और उस कानून को चैलेंज करते समय आज के ये दोनों जजमेंट जो मैं आपको बताने वाला हूं, ये बकायदा काम आएंगे, और ये हाई कोर्ट के जजमेंट उस समय एक तरीके से लैंडमार्क जजमेंट का रोल जो है वो प्ले करेंगे। तो आइए जानते हैं कि मामला क्या था और हुआ क्या। देखिए, अब यहां पर मैं लेके चलता हूं आपको जजमेंट की मुख्य भाषा के अंदर। ट्रिब्यूनल होता क्या है पहले जरा समझ लीजिए। देखो क्या होता है कि हमारे मूल संविधान, बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन में ट्रिब्यूनल जैसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। लेटर स्टेज पर दो आर्टिकल इंसर्ट किए गए थे, 323A और 323B। ये संविधान के दो अनुच्छेद हैं, इनको इंसर्ट किया गया, और वहां से जो है एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, प्रशासनिक अधिकरण सेंट्रल लेवल पे, स्टेट लेवल पे, और कुछ स्पेशल कानून में स्पेशल ट्रिब्यूनल हो, ऐसा प्रावधान किया गया। ट्रिब्यूनल को बनाने के पीछे उद्देश्य बस इतना ही था कि हाई कोर्ट है और जो हमारे दूसरे कोर्ट ऑफ जस्टिस हैं, उनके बर्डन को कुछ हद तक कम किया जाए, ताकि स्पेशल मामले होंगे वो लोग डील कर देंगे। जैसे सपोज करो सर्विस का कोई भी मैटर आ जाएगा तो वो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल के द्वारा डील कर दिया जाएगा, तो इससे हाई कोर्ट पे कुछ हद तक जो बर्डन है वो कम हो जाए। ये उसका बेसिक उद्देश्य था। उसका उद्देश्य कभी भी ये नहीं था कि उसमें लीगल प्रैक्टिशनर को एक तरीके से बैन किया जाए, उनके सामने वो रिप्रेजेंटेशन नहीं दे सकते, एडवोकेसी नहीं कर सकते, ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन लगाने का उद्देश्य जो है वहां पर नहीं था। ठीक है, तो जब ये 2007 का कानून, जिसका झलक, जिसका ऑफिशियल गजट नोटिफिकेशन मैंने आपको दिखाया, उसकी सेक्शन 17 में जब ये बात आई सामने, तो फिर ये डिस्प्यूट जो है, ये जो ट्रिब्यूनल होते हैं, एक तरीके से क्वासी जुडिशियल अथॉरिटी होते हैं। मतलब ये प्योर जुडिशरी नहीं है, ये एक तरीके से सेमी जुडिशरी की तरह डील है जो करते हैं। कुछ मामलों में इनकी खुद की अपनी अलग प्रक्रिया हो सकती है, लेकिन कोई भी प्रक्रिया इस तरीके से एनक्रोचमेंट, अतिक्रमण नहीं करेगी किसी दूसरे कानून को कि वहां पर किसी दूसरे शख्स का एक सब्सटेंशियल राइट ही खत्म हो जाए। तो अब देखिए हुआ क्या था। ये मामला है आपके सामने, दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर एक केस आया, और उस केस के अंदर एक ग्रीवेंसेस बनी, तरुणा सक्सेना वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। अब यहां पर ये मामला आया दिल्ली हाई कोर्ट में, और उस समय दो इश्यू उन्होंने मेन फ्रेम किए। दोनों इश्यू क्या थे, इसमें से पहला और दूसरा। पहला वाला इश्यू जानना बहुत जरूरी है। पहला इश्यू ये था दैट एडवोकेट्स आर नॉट बीइंग परमिटेड टू अपीयर बिफोर द ट्रिब्यूनल। एडवोकेट को जो है ट्रिब्यूनल के सामने अपीयर होने की इजाजत नहीं दी जाए। ये इश्यू बना हुआ, इश्यू मतलब वहां पर कोर्ट को ये चीज डिसाइड करनी थी। ठीक है, हालांकि इसके अलावा एक इश्यू और था कि भाई जब एविडेंस जो है वो ट्रिब्यूनल के सामने पेश कर सकता है कि नहीं कर सकती, एक अलग इश्यू था। लेकिन आज का जो लीगल बात है उस एविडेंस के पॉइंट पर नहीं है। एडवोकेट ट्रिब्यूनल के सामने पेश हो सकता है, रिप्रेजेंट कर सकता है कि नहीं कर सकता किसी अदर पर्सन को, ये मुद्दा था। अब यहां पर जब कोर्ट अपना जजमेंट दे रहा था ना तरुणा सक्सेना के इस केस में दिल्ली हाई कोर्ट के द्वारा, तो उस समय उस कोर्ट के सामने सीधी सी दलील आई कि ये पहली बार नहीं हुआ है, इससे पहले भी 2011 के अंदर जो है 2011 में ऐसा मामला आया था केरला हाई कोर्ट के सामने। किसके सामने? केरला हाई कोर्ट के सामने। और वहां पर जो है केरला हाई कोर्ट ने सेक्शन 17 जो आपने अभी पढ़ा, सेक्शन 17, इस कानून की सेक्शन 17 को अल्ट्रा वायरस डिक्लेयर किया। अभी अल्ट्रा वायरस क्या होता है? अल्ट्रा वायरस का मतलब कि जितना उसकी लीगलिटी है उससे बियॉन्ड वो चली गई है। और ऐसा क्यों हुआ, इसका भी कारण सुन लीजिए, इसका भी लीगलिटी सुन लीजिए। अब आपको मैं दूसरे ऑफिशियल गजट नोटिफिकेशन की ओर ले जा रहा हूं, समझना इस बात को।
ये है दूसरा ऑफिशियल गजट नोटिफिकेशन जो कि लागू हुआ था 1961 के अंदर पब्लिश किया गया था और जिसके जरिए एडवोकेट एक्ट 1961 जो है वो देश में लागू किया गया। जिस समय इनकम टैक्स एक्ट का कानून आया था उसी समय एडवोकेट एक्ट का कानून भी जो है वो प्रचलित हुआ था। उसी समय डॉवरी एक्ट का कानून भी आया था। 1961 में ये गजट नोटिफिकेशन निकला। एक गजट नोटिफिकेशन आपने जस्ट अभी पढ़ा है जिसके सेक्शन 17 में ये लिख दिया गया कि उसको लीगली रिप्रेजेंटेशन का कोई भी राइट नहीं है, वो रिप्रेजेंटेशन नहीं करेगा। और वहीं दूसरा ये जो ऑफिशियल गजट नोटिफिकेशन है इसकी सेक्शन 13, ये हम सब लोगों के लिए जानना बहुत जरूरी है। एडवोकेट एक्ट का सेक्शन 30 एक्चुअल में आपके लिए एक तरीके से क्या करता है, प्रोफेशन तैयार करता है। प्रोफेशन है जो तैयार करने का काम करता है। क्या लिखा हुआ है इसमें? लिखा हुआ है सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट एवरी एडवोकेट, हर एक एडवोकेट जो है whose name is entered in the common roll of shall be, जिसका नाम जो कॉमन रोल में मतलब उस रजिस्ट्रेशन वाले एक्ट में बुक में ऐड हो रखा है, उसके पास राइट है, ही इज एंटाइटल्ड एज ऑफ राइट टू प्रैक्टिस थ्रू आउट द टेरिटरी टू विच दिस एक्ट एंड एक्सटेंड। जहां तक ये एक्ट एक्सटेंड हो रखा है वहां तक उसके पास क्या है, राइट टू प्रैक्टिस का फंडा है। किसके सामने प्रैक्टिस करेगा? इन ऑल कोर्ट्स, सभी तरह के कोर्ट जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट भी शामिल है। ठीक है, बिफोर एनी ट्रिब्यूनल, मतलब क्लियर कट लिखा हुआ है सेकंड क्लॉज में, एनी ट्रिब्यूनल या ऐसा कोई भी पर्सन जो एविडेंस इकट्ठे करने का काम करता है वहां पर वो प्रैक्टिस कर सकता है। तीसरा, बिफोर एनी अदर अथॉरिटी। अब देखो कितना वाइड अप्रोच जो है वो राइट टू प्रैक्टिस को दिया गया है। एडवोकेट का जो राइट टू प्रैक्टिस है इसका क्राइटेरिया कितना डेप्थ में लिखा हुआ है। आप इस तीसरे बिंदु को देखिए, एनी अदर अथॉरिटी या एनी अदर पर्सन बिफोर whom such advocate is by or under any law for the timing force entitled to practice, जिसके सामने उस पर्टिकुलर कानून के अंदर उसको इजाजत दी जाए। तो यहां पर तीनों सेगमेंट से ये बात क्लियर है। खासकर ये जो सेकंड वाला सेगमेंट है ये अपने आप में इस बात को क्लियर करता है कि एक एडवोकेट के पास में ट्रिब्यूनल के अगेंस्ट, ट्रिब्यूनल के सामने प्रैक्टिस करने का राइट है। अच्छा, दूसरी बात है इस कानून में ये नहीं लिखा हुआ है कि ये जो है सेक्शन जो है वो अधीन रहेगी किसी दूसरे कानून के तहत ना। स्पष्ट रूप से एक राइट दिया गया, राइट टू प्रैक्टिस का। हाँ, ये हो सकता है कि प्रैक्टिस के संबंध में कई बार कुछ रूल्स बनते हैं तो उस रूल्स को फॉलो किया जाएगा। दैट्स अनदर थिंग, लाइक ड्रेस कोड होना चाहिए, है ना, आप कोर्ट की डिग्निटी का ध्यान रखोगे, आप जो है डिसिप्लिन और डिग्निटी वाले शब्दों का इस्तेमाल करोगे, वो एक प्रोटोकॉल्स बन सकते हैं कि आपको प्रैक्टिस करते समय इन चीजों का ध्यान रखना है। लेकिन प्रैक्टिस ही बंद कर दी जाए, ऐसा नहीं हो सकता। तो अब ये जो दूसरा ऑफिशियल गजट नोटिफिकेशन का सेक्शन 30 है और साथ ही साथ में तो यहां पर लड़ाई किसकी हो गई? तो यहां पर बेसिकली लड़ाई हो गई इस एक्ट 2007, ये जो वेलफेयर एक्ट था सीनियर सिटीजन और पेरेंट्स के लिए 2007 के सेक्शन 17 की, और साथ ही साथ में एडवोकेट एक्ट 1961 के सेक्शन 30 की। तो इन दोनों के बीच में एक्चुअल में ये लड़ाई का मामला चल रहा है। और आपको एक चीज मैं और बता दूं, आप में से कई लोग होंगे जो शायद लॉ से कोई कनेक्शन नहीं रखते हैं, लेकिन ध्यान सुनिएगा, एडवोकेट से तो कनेक्शन रखते हो ना। अगर आपका एडवोकेट से कनेक्शन है, अगर आपका कोर्ट से कनेक्शन है, अगर आपका पुलिस से कनेक्शन है, तो लॉ से ऑटोमेटिकली कनेक्शन होगा। ये एक अपने आप में इनडायरेक्ट बात है, इसलिए आपको जानकारी रखनी चाहिए कि जब ट्रिब्यूनल के मामले होते हैं तो उस समय क्या आप एडवोकेट की, किसी लीगल प्रैक्टिशनर की, लीगल काउंसलर की सलाह ऑफिशियली ले सकते हो क्या? ये बात आपका आंसर आएगा यस, बिल्कुल ले सकते हैं। तो जो राइट टू प्रैक्टिस है वो अपने आप में बहुत ब्रॉड है, इसको जो है सिंक्रोनाइज नहीं किया जा सकता। ये था इस आज के इस मामले का मेन पहलू। अब यहां पर जो दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा वो बात पहले ऑलरेडी किसके सामने आ चुकी है, केजी सुरेश वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये एक मामला था केरला हाईकोर्ट का, वहां पर भी सेम बात आई थी और वहां पर भी ये कहा गया कि इस तरह से जो सेक्शन 17 वो अल्ट्रा वायरस है और एडवोकेट के पास ऐसा प्रैक्टिस का अधिकार है जो रहेगा। तो ये थी आज की लीगल बात, लीगल फैटर्निटी के मेंबर्स को डेडिकेट करते हुए। मैं उम्मीद करता हूं कि इस लीगल बात को आपने अच्छे से ऑब्जर्व किया होगा। अगर आप जुडिशरी के एस्पिरेंट हैं और आप तैयारी करना चाहते हैं ऑनलाइन तरीके से,
तो आपके पास ऑप्शन है कि आप क्या कर सकते हैं, अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर जुडिशरी के अलग अलग स्टेट जुडिशरी के सारे सेगमेंट की तैयारी कर सकते हैं, वो भी विद इन वन रूप। मतलब यहां पर आपको जैसे सपोज करो 1 साल का अगर आप सब्सक्रिप्शन यहां पे ले लेते हो तो जितने भी बैचेज होंगे, जितने भी फैकल्टीज होंगी, उन सब के लेक्चर्स जो हैं आप अच्छे से एंजॉय कर पाओगे। और इस कोड को इस्तेमाल करने से, लिंकिंग 10 इस्तेमाल करने से आपका जो सब्सक्रिप्शन कॉस्ट है वो 10% और कम हो जाएगा। लाइव क्लासेस, वीकली टेस्ट, स्टडी प्लानर, जो आपके स्ट्रक्चर कोर्सेज, अनलिमिटेड एक्सेस, टेस्ट एनालिसिस, ये सारी फीचर्स हैं। जब आप ऐप इस्तेमाल करोगे तो सारी इन फीचर्स का बेनिफिट आप कहीं जो है एनकैश कर पाओगे। अलग अलग तरह की आपके पास ऑप्शन है, आप चाहो तो 24 मंथ, 18 मंथ, 12 मंथ, 6 मंथ, 3 मंथ, इनके अकॉर्डिंगली अपना प्लान है जो चूज कर सकते हो। और जैसा मैंने आपको पहले ही बताया, 10% का बेनिफिट आपको कॉस्ट में मिल सकता है अगर आप इस कोड का इस्तेमाल करते हैं। तो इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस वगैरह तो नो डाउट इसका एक प्लस पॉइंट वहां पर रहना ही रहना है। नेक्स्ट एक चीज आपको मैं जरूर बताना चाहूंगा, अभी 31 जुलाई तक अगर आप ये सब्सक्रिप्शन सब्सक्राइब करते हो तो आपको कुछ प्लस बातें मिलने वाली है। 12 महीने के कोर्स के साथ आपको 1 मंथ का सेगमेंट एडिशनल मिल जाएगा, 18 के साथ में 2 मंथ का कोर्स आपको एडिशनल मिल जाएगा, और 24 के साथ में 3 मंथ का सेगमेंट सब्सक्रिप्शन आपको एडिशनल मिलने वाला है। ओके, तो यहाँ पर मेरा ये मानना है कि आप लोगों का अगर आपने ड्रीम इसी तरीके से देख रखा है तो चाहे सेल्फ स्टडी करो, चाहे किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट के साथ जुड़ो, और चाहे अगर आप लिंकिंग से जुड़ना चाहो तो मोस्ट वेलकम हेयर। ऐप के अंदर किसी तरह का कोई भी इश्यू होता है ना तो आप डेफिनेटली मैनेजमेंट को बताएंगे और उसके अकॉर्डिंग बकायदा मैनेजमेंट रिवॉर्ड भी देने वाला है। एक बग्स बाउंटी वाली बात जो है वो भी यहाँ पर क्या होती है, एप्लीकेबल रहेगी। सो दैट्स ऑल अबाउट, बस इतना ही कहना चाहूंगा। स्टे कनेक्टेड, ऐसी और भी कई सारी लीगल बातें आपके लिए लेकर आता रहूंगा। और अब सुन लीजिए एक अहम बात, आज शाम को जो है एक स्पेशल अनाउंसमेंट कर रहा हूं मैं। आरजेएस के अंदर जो भी न्यू सिलेबस ऐड हुआ है उसको कैसे कवर करने वाला है, उसका पूरा प्लान जो है शाम को 7 बजे रहेगा। तो स्टे देयर। यूट्यूब पर रहने वाली क्लास कहां पर रहेगी, ये यूट्यूब पर ही ये क्लास है जो रहेगी। देन आफ्टर इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन एक्ट, कल मॉर्निंग के अंदर इसका सीन जो है डिस्कस किया जाएगा। एक तरीके से मैराथन टाइप की क्लास होगी, एक सिंगल क्लास के अंदर पूरा का पूरा सेगमेंट इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन एक्ट का कवर करने का अपन क्या करेंगे, एफर्ट जो है करेंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट 6 मंथ जुडिशरी लिंकिंग बैच, अगर आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडे। आपसे मुलाकात फिर होगी नेक्स्ट किसी और लीगल बात के एपिसोड में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।